हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 16 नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, संस्था, बुक या लेखक, मैपिंग के माध्यम से पूरा करंट अफेयर्स बताया जाएगा। और हर करंट अफेयर्स का आपका स्टैटिक जीके बताया जाएगा। पूरा क्वेश्चन आपको जो है पूरा मैपिंग के माध्यम से, इमेज के माध्यम से बताया जाता है, जिससे आप लंबे समय तक उसको याद कर सकें। और उससे जो है, अगर मैपिंग के माध्यम से कहीं क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी वगैरह से पूछे तो आपका क्वेश्चन जो है उससे आपका क्वेश्चन कर सके। इसलिए पूरा क्वेश्चन जो है मैपिंग के माध्यम से, इमेज के माध्यम से बताया जाता है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और नए क्वेश्चन आपको कई सारे मिलेंगे। तो आज जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है नेशनल प्रेस डे। 16 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है? तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को जो है मान्यता देने और सम्मान देने के लिए जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है मनाया जाता है। यह दिन जो है देश में स्वतंत्र और जवाबदेह प्रेस के अस्तित्व का जो है जश्न मनाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। प्रेस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो स्थापना देखेंगे तो 1966 में हो गया था। लेकिन जो है इसको प्रेस एक्ट ला करके, प्रेस काउंसिल एक्ट ला करके कब? 1978 में इसको स्टेचुटरी बॉडी दिया गया था, तो सांविधिक दर्जा दे दिया गया था। तो आपको याद रखना है, इसका जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, इस देखिएगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका कौन हेड होता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो है रिटायर्ड जज जो होता है, उस सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज इसका हेड होता है, मतलब इसका अध्यक्ष होता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो इस समय वर्तमान में ये है, इनको शायद आप लोग बहुत बार देखे होंगे, रंजना प्रकाश देसाई। तो ये इस समय वर्तमान में क्या है? इसकी अध्यक्ष है। तो आपको याद रखना, सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज है रंजना प्रकाश देसाई, इस समय इसकी अध्यक्ष है। तो ये चीज आपको याद रखना है। 1978 में से जो है सांविधिक दर्जा दे दिया गया था, तो इसलिए इस उपलक्ष्य में जो है इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला इंपॉर्टेंट डेज। आज जो है अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब आप सब जानते होंगे, सुने होंगे कि कौन किसको कितना टॉलरेट कर पा रहा है, मतलब कौन किसको सह पा रहा है, कितना ज्यादा, कितने किसके अंदर कितनी ज्यादा सहनशीलता है। तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? उद्देश्य क्या है? लोगों और उनकी संस्कृतियों के बीच आपसी समझ को जो है बढ़ावा देकर सहिष्णुता के महत्व के जो यानी टॉलरेंस के महत्व के जो है बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके, तथा दुनिया में बढ़ते अत्याचार, हिंसा और अन्याय को रोकने और लोगों को जो है सहनशीलता और सहिष्णुता के प्रति जो है जागरूक करना, इसके उस उद्देश्य से जो है ये मनाया जाता है। थीम किस तरह है? संवाद और समझ को जो है प्रोत्साहित करना। तो जो है आप जानते हो कि किसी को टॉलरेंस करने के लिए उसकी बात तो पहले सुनिए, उसकी बात जो कह रहा है उसको सुनने की आपकी क्षमता होना चाहिए, तो वो भी एक टॉलरेंस है। तो क्या करें? संवाद, अगर आप उससे कम्युनिकेशन करेंगे, संवाद करेंगे और उसको समझेंगे, तो जो है समझ को प्रोत्साहित करना। तो आप और उसके बीच में जो है फिर मतलब जान लीजिए कोई भी विवाद रहेगा तो निपटने का काम करेगा, ना कि मतलब वो उलझेगा। तो उससे बात करिए, क्या समस्या है क्या नहीं। ये नहीं कि हाँ हम नहीं जाएंगे, हम उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। तो ये चीज नहीं, मतलब दोनों लोग का संवाद और समझ से जो है वो चीज जो है, मतलब कोई भी विवाद होता है वो उसका निपटारा हो जाता है। तो टॉलरेंस होता है, देखिएगा टॉलरेंस, कौन किसको कितना जो है टॉलरेट कर पाता है। टॉलरेंस तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस 16 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अनुच्छेद का प्रयोग करके जो है सुप्रीम कोर्ट ने देश में चल रहे बुलडोजर नीति को जो है असंवैधानिक या बुलडोजर कल्चर को जो है असंवैधानिक बताया है, तथा इस पर जो है रोक लगाया है। तो किस अनुच्छेद का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऐसा किया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा, विकल्प में है देखिए, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 142, 140, 132। सही उत्तर आपका रहेगा बी, अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको बुलडोजर नीति को जो है असंवैधानिक बताया है और उस पर रोक लगाया है। उन्होंने कहा है कि बुलडोजर जो है, मतलब बुलडोजर चलाना संविधान के खिलाफ है, और जो है इसका अगर कोई चलाता है तो उसको जो है वीडियोग्राफी करना पड़ेगा पूरे, पहले नंबर, उसके बाद 15 दिन पहले नोटिस देना होगा। और अगर वो अधिकारी या कोई भी जो है उसमें दोषी पाया जाता है, वो गलत तरीके से या गलत नीति से जो है बुलडोजर चलाता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सही बात तो ये है, अगर परिवार का कोई गलती है, मान लीजिए लड़का कोई जो है गलती कर रहा है परिवार का, या लड़की कोई, तो उसके वजह से पूरे परिवार का आप घर नहीं गिरा सकते, ये आपको जानना होगा। मतलब ये चीज संवैधानिक असंवैधानिक इसलिए हो जाता है क्योंकि मान लीजिए आपका कोई भी है, मान लीजिए किसी का भी लड़का है,
अगर मान लीजिए परिवार में 5 लोग रहे तो हो सकता है कि एक लड़का उसका खराब हो जाए, मतलब बदमाश हो जाए, डाकू हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो क्या उसके वजह से पूरे घर को जो आप बर्बाद कर सकते हैं? तो ये चीज सही है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मतलब जो है आप घर को नहीं गिरा सकते हैं, और घर अगर गिराना है तो आपको जो है संवैधानिक नीति से जो है संविधान के तहत गिरा सकता है, मतलब उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए जजमेंट होगा, आदेश देना होगा, तो उस तरह से आप गिरा सकते हैं। अगर मतलब ऐसा नहीं करेंगे तो जो अधिकारी उसको करेगा ऐसा, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा। तो आपको ये जानना कि अनुच्छेद 142 क्या है। आपको अनुच्छेद 142 क्या होता है, जब जैसे हम जानते हो संसद और जो है संसद और इसके नीचे जो होता है यहाँ राज्य में वो होता है विधानसभा। विधानसभा और मतलब विधानसभा क्या कहते हैं, विधानसभा और विधान परिषद दोनों मिल करके जहाँ विधान परिषद है तो वो कानून बनाते हैं। अगर वो कानून में के बीच में गैप है, लोगों के बीच में गैप है, उसको अंतर को भरने के लिए ये जो है अनुच्छेद 142 का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट के इस अनुच्छेद को जो पूर्ण कंप्लीट जस्टिस है, यानी पूर्ण न्याय के लिए जो है ये अनुच्छेद 142 जो है दिया गया है। यानी जब उसको लगता है कि पूर्ण जस्टिस नहीं हो पा रहा है तो अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसका 142 का प्रयोग करके पूर्ण जस्टिस का मतलब न्याय देता है, पूर्ण न्याय देता है। तो ये जो है अयोध्या वाले केस में, बाबरी मस्जिद जो केस था उसमें केस में अनुच्छेद 142 का प्रयोग हो चुका है। अभी जो बुलडोजर नीति है उसके पक्ष में जो है 142 के तहत जो है निर्णय सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसे कई सारे निर्णय जहां जहां लगता है कि इसके लिए अब कानून नहीं है, और जब इसको लगता है कि अब इस पे पूर्ण जस्टिस जो है, लोगों के बहुत सारी लोगों की भावनाएं इससे ठेस हो रही, तो जो है सुप्रीम कोर्ट 142 का प्रयोग करके ये जो है डिसीजन सुनाता है। याद रखना, काफी बार ये चर्चा में ये चीज आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 142 के बारे में थोड़ा सा टच जानिए है। उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन यानी इन्फोर्समेंट है और प्रकटीकरण आदि के बारे में जो है आदेश है। उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके पक्ष समक्ष जो है लंबित किसी वाद या विषय में जो है पूर्ण न्याय करने के लिए, देखिए कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आवश्यक हो, और इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे परिवर्तनीय होगा। यानी जब तक उस पर कोई कानून संविधान द्वारा या संसद द्वारा नहीं बनाया जाता तब तक वो एक संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह पूर्ण रूप से लागू होगा। ये चीज आपको याद रखना है। और संसद द्वारा दूसरा देखिए क्या कह रहा है इसी अनुच्छेद में, संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के बारे में जो है किसी व्यक्ति को हाजिर कराने के किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश कराने के तथा अपने किसी अवमान का अन्वेषण करने या दंड देने के प्रयोजन के लिए जो है कोई आदेश करने के समस्त और प्रत्येक शक्ति जो होगी। तो ये आपको याद रखना है क्या क्या ये जो है इस अनुच्छेद के तहत कर सकता है। तो ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन कई बार इससे पूछा गया और महत्वपूर्ण भी है, आपके नॉलेज के लिए भी महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद जो अयोध्या का केस है अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, और अभी बुलडोजर नीति पर भी जो है अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके जो है इसको नीति को सुनाया है। आपको ये एक चीज यहाँ और भी जान लेना है कि इसमें जो है दो जजों की बेंच थी, उन्होंने ये फैसला सुनाया है। उसमें 2 जज कौन थे, जस्टिस बी आर गवई थे और जस्टिस जो है के बी विश्वनाथन थे। तो आपको दोनों लोग को याद रखना है। अगला देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान जो है देने की घोषणा की है। तो किस देश ने किया है, विकल्प में है डोमिनिका, फिजी, जमैका, मॉरिशस। तो आपको सही उत्तर आपका लगाना है डोमिनिका। तो डोमिनिका ने जो है प्रधानमंत्री मोदी को जो है अपना सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की है, जल्द ही उनको जो है दिया जाएगा। तो डोमिनिका सरकार जो है प्रधानमंत्री मोदी को जो है अपने देश के सर्वोच्च सम्मान यानी डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से जो है सम्मानित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार जो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जब आया था उसके कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका के स्वास्थ्य अवसंरचना यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है सहयोग देने और दोनों देशों के बीच जो साझेदारी को मजबूत करने के लिए जो है उनके समर्पण को देखते हुए जो है ये दिया जाएगा।
तो आपको याद रखना है डोमिनिका के लिए जो है उन्होंने जो है कोविड-19 के दौरान जो काम किया था उसको देखते हुए डोमिनिका सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उनका प्रधानमंत्री मोदी को जो है यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। तो ये देखिएगा डोमिनिका ये है, आप देखिएगा कैरेबियन सी के आसपास जो है अटलांटिक ओशन में जो है ये देश है। आपको याद रखना है इसकी राजधानी जो है रोसीयू है, अभी शायद यहाँ लिखा है, ये देखिएगा ये डोमिनिका है, यहाँ की राजधानी रोसीयू है। तो आपको कम से कम इतना याद रखना कि जैसे कोई देश न्यूज में रहता तो उसका जो है मैप पूछ लेता है, मैप में से क्वेश्चन या उसकी राजधानी पूछ लेगा, कहाँ ये लोकेट है, लोकेशन पूछ लेगा। तो कैरिबियन सी में देखिएगा वेनेजुएला है, दक्षिण अफ्रीका का देश, दक्षिण अमेरिका का देश, सॉरी, तो ये दक्षिण अमेरिकी देश है, इधर जो है अमेरिका है और इधर जो है मैक्सिको वगैरह है। तो इसके आसपास जो देखिए ये डोमिनिका जो है स्थित है। तो आपको याद रखना है इसकी राजधानी रोसियू है। तो ये चीज आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि मतलब जैसे कोई न्यूज में रहता है तो उसका कहीं राजधानी पूछ लेगा, कहीं कुछ पूछ लेगा, तो इसलिए जो है कम से कम इतना आपको याद रखना है। अगला देखिएगा विश्व के किस शहर में जो है पहले एयर टैक्सी स्टेशन का जो है निर्माण शुरू हुआ है। तो आपको याद रखना है बेगल में है न्यूयॉर्क, दुबई, अबू धाबी, लंदन। सही उत्तर आपका है दुबई में है। संयुक्त अरब अमीरात के जो है एक राजधानी नहीं है, याद रखना आपको, राजधानी वहां संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी, वहां का एक शहर है दुबई, तो वहां इसको लॉन्च किया गया है, किया जा रहा है। तो दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास ही नजदीक है उसके पहले एरियल टैक्सी वर्टी पोर्ट जो है बनाया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है इस स्टेशन से जो उड़ान सेवाएं 2026 में शुरू होगी और दुनिया में पहली एयर टैक्सी जो है सेवा ये दुबई में ही शुरू होगा। तो आपको याद रखना है या शुरू होने जा रही है जल्दी ही। तो ये देखिएगा कहाँ हो रहा है, तो दुबई में हो रहा है। आपको याद रखना जैसे एयर टैक्सी क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए आपको उठाया और यहाँ जाकर के जाना है, तो आपको रोड से जाना होगा तो आप स्लो ट्रैफिक के होते हुए जाएंगे। एयर ट्रैफिक रहेगा, एयर जो है टैक्सी रहेगा, तुरंत आपको यहाँ से उठाएगा और लगभग 300 किलोमीटर के प्रति घंटा की स्पीड से जो है आपको यहाँ ला करके छोड़ देगा। मतलब कोई ट्रैफिक नहीं, कोई वो नहीं, आपको डायरेक्ट ला के छोड़ देगा। तो इस तरह से पहली बार जो है कहा ये दुबई में इस तरह से व्यवस्था जो है शुरू करने की प्लान में है और वहां पहला स्टेशन बनने के लिए भी जो है घोषणा कर दिया गया है, मतलब शुरुआत कर दिया गया है। अगला देखिएगा अमेजन ने तकनीकी और कौशल देने के लिए कहां पर अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग मेकर स्पेस जो है लॉन्च करने की घोषणा की है। तो विकल्प में है मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद। सही उत्तर आपका रहेगा बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी जो है बेंगलुरु में इस तरह से घोषणा किया गया है। तो अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस, तो इसका उद्देश्य क्या है, 2025 तक 4000 से अधिक छात्रों को जो तकनीकी रूप से कौशल प्रदान करना है, यानी जो है टेक्निकल स्किल देना है। और इस पहल से 5वीं से लेकर के 8वीं तक, ये सॉरी 5वीं से लेकर 12वीं तक शायद है, ये देखिएगा 12वीं तक ये है, 5वीं से लेकर के 12वीं तक की छात्रों को जो है लर्निंग प्रशिक्षण देना है और छात्रों को नवाचार आधारित तकनीकी कौशल भी जो है सिखाई जाएगी। तो इसको जो है याद रखना। ये देखिएगा 5 से लेकर के 12 तक है, आपको यहाँ 8वीं पता नहीं कैसे लिखा गया है, तो ये 12वीं तक है, तो आपको याद रखना है। तो ये देखिएगा अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम, तो आपको याद रखना है यह कहाँ शुरू किया गया है, तो बेंगलुरु में शुरू किया गया है। तो ये स्किल देने के लिए प्रोग्राम अच्छा है। तो अमेजन न्यू मेकर स्पेस टू ट्रेन 4000 प्लस यंग इनोवेटर्स बाय 2025 तक जो है यंग इनोवेटर्स को जो है प्रोत्साहित किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा उनको। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अगर दोस्त जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक जरूर इसको जो है भेज दीजिएगा, और स्टडी ग्रुप आपके पास हो तो वहां जरूर भेज दीजिएगा। तो और जो पूछते हैं क्वेश्चन उसको कमेंट करके बताइए करिए, जिससे आप लंबे समय तक उसको याद रख सके। अगला देखिएगा सी विजिल अभ्यास के बारे में जो है कौन सा कथन सही है। तो विकल्प में है 2024 में जो है भारतीय नौसेना चौथे सी विजिल मतलब अभ्यास में अब ये आयोजित कर रहा है। तो आपको याद रखना, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सी विजिल अभ्यास जो है अब इसमें जो है इसका मेजबानी कर रहा है, और दूसरा है इसे जो है 2018 से द्विवार्षिक आयोजित किया जाता है। तो आपको कौन सा सही आपको बताना है।
तो सही उत्तर आपका रहेगा दोनों विकल्प सही है। यहाँ क्वेश्चन जो थोड़ा सा मतलब हल्का सा, यहाँ सी विजिल अभ्यास का जो मेजबानी कर रहा है इसको आप देख लीजिएगा, हम बोल दिए तो आप मतलब उसी हिसाब से देख लीजिएगा। और इसे 2018 से द्विवार्षिक रूप से, द्विवार्षिक मतलब 2 वर्ष में होता है, तो आयोजित किया जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सही है, यानी दोनों क्वेश्चन आपका सही है। इसके बारे में डिटेल्स देखिएगा। भारतीय नौसेना जो है 20 से 21 नवंबर 2024 तक चौथे सी विजिल अभ्यास की मेजबानी करेगा। अभी करेगा 20 से लेकर के अभी आज 16 और 20 को ये करेगा। अब उसके बारे में और डिटेल्स आएगा तो हम पूरा बता देंगे कहाँ हुआ, कौन भाग लिया, कैसे क्या हुआ। तो सी विजिल अभ्यास की मेजबानी करेगा। यह अभ्यास 2018 से द्विवार्षिक आयोजित किया जा रहा है, मतलब 2018 से किया जा रहा है और द्विवर्ष में एक बार होता है। इस अभ्यास में जो 6 मंत्रालय और 21 संगठन और एजेंसियां जो है इसमें शामिल होंगी। उद्देश्य क्या है? समुद्री सुरक्षा के बारे में जो है मछुआरों, तटीय जनसंख्या और तटीय समुदाय के बीच जो है जागरूकता बढ़ाना है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट अभ्यास है, द्विवर्षीय होता है। तो देखिएगा, इंडियन नेवी कंडक्ट लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 24, तो आपको याद रखना है। अगला है देखिएगा झिर्री मेला जिसे कहते हैं, किस राज्य के शासित प्रदेश में जो है आयोजित किया जाता है या किया जा रहा है? तो आपको याद रखना है, ये सही उत्तर आपका रहेगा जम्मू कश्मीर में जो है इसको किया जाता है। झिर्री मेला कहाँ किया जाता है? जम्मू कश्मीर में। तो ये देखिएगा इसके बारे में, ये झिर्री मेला JNK है, तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में एक सबसे बड़ा किसान मेला है। तो देखिएगा किस तरह से जो है मेला लगता है। इसके बारे में डिटेल्स है कि ये 10 दिन चलता है। 10 दिन चलने वाले झिर्री मेले की शुरुआत कब होती है? 14 नवंबर से जो है हुई है जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले के झिर्री गांव में। तो आपको याद रखना है ये कब से, 14 से मतलब 10 दिन 24 तक का है, कहने मतलब चलेगा। और उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का यह सबसे बड़ा जो है किसान मेला है। तो किसानों के द्वारा जो है यहाँ अपने फसलों से संबंधित और अपने हथियारों से संबंधित, हथियार मतलब किसान का हथियार आप समझ रहे हैं क्या होगा, तो उससे संबंधित जो है ये औजार, तो वो उससे संबंधित ये मेला लगता है। तो ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर केवल एक देश से सीमा साझा करता है। अब ये आपको याद रखना, पहले ये जम्मू कश्मीर जो अफगानिस्तान से भी सीमा साझा करता था, चीन से भी, लेकिन जम्मू कश्मीर जब से 2019 से लद्दाख और ये इसमें बट गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, तब से जो है ये सिर्फ पाकिस्तान से अपना सीमा साझा करता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का जो आयोजन किस जगह किया जा रहा है? तो सही उत्तर आपका रहेगा, कहाँ किया जा रहा है? सही उत्तर आपका रहेगा विकल्प नई दिल्ली में। तो आपको याद रखना, नई दिल्ली में जो है प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो ये देखिएगा, प्रथम बोडोलैंड महोत्सव जो है 15 से 16 नवंबर 2024 तक दिल्ली के इंदिरा गांधी खेल परिसर में जो है आयोजित किया जा रहा है। और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। महोत्सव का थीम मतलब कल और आज इसका किया गया है, और इसका थीम है समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव। तो आपको याद रखना है, इस महोत्सव का थीम है, इस थीम से जो है मतलब इस थीम से के तहत इसको आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल और पूर्वोत्तर के जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले बोडो लोगों को जो है एकीकृत करना है, इंटीग्रेट करना है। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है किसे अमेरिका का जो है रक्षा मंत्री जो है नियुक्त किया है? तो डिफेंस सेक्रेटरी, वहां सेक्रेटरी कहा जाता है मंत्री को, तो किसे नियुक्त किया है? विकल्प है पीट हेगसेट और JD वेंस, माइक वाल्टस, मैट गेट्स। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला, पीट हेगसेथ है, इसको जो है इनको लॉन्च किया है, हेगसेथ के लीजिए। तो ये आपको याद रखना है। तो ये देखिएगा, इनके कई नियुक्तियां हैं जो काफी सारे चर्चा में रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जान रहे हैं आप, जो है अच्छे खासे बहुमत से अपना जो है वोट जीते हैं। कितने वोट पड़ता है आपको हम सब बता दिए, 538 वोटों में से जो है 270 सीट का बहुमत होता है, लेकिन ये 300 प्लस सीट जो है पा गए हैं। तो उन्होंने इसको आपको याद रखना है। इसमें देखिएगा JD वेंस हो गए, उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया है, और जो है जो महत्वपूर्ण है रक्षा मंत्री जी के पीट हेगसेट बनाए गए हैं, और उसको जो है और ये पर्यावरण मंत्री जी ली जेल्डिन है। और उसके बाद जो है ये जो महत्वपूर्ण मंत्रालय आपको याद रखना है, ये देखिए इलन मस्क जो होगा डॉजी होता है, डॉज मंत्रालय जो है विवेक जो सरकारी विभाग होता है उसमें जो कैसे खर्चा कम किया जाए उसको, उस मंत्रालय को इनको दोनों लोग को दिया गया है।
और जो ये मार्को रूबियो है, इन्हें विदेश मंत्री, ये भी याद रखना, जो आपके देश से जो है, आपके देश से संबंधित है, जैसे रक्षा मंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया, आपके देश से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। और जेडी वेंस हो गया, उपराष्ट्रपति हो गए। और उसके बाद देखिएगा यहाँ एनएसए माइक वाल्स को बना दिएगा, ये अभी पुष्ट नहीं हुआ, यहाँ लिखा है लेकिन इसको पुष्ट हो चुका है अब। तो माइक वाल्स को जो है एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया गया है। तो ये सब जो 3-4 नियुक्तियां थी, इसको आपको जरूर याद रखना है। तो ये अमेरिका है, देखिएगा 50 राज्य यहाँ है, आपको कई बार इसको बता चुके हैं, इसको आप याद रखिएगा। ये देखिएगा अमेरिका का जो है, यह वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। यह अल्पनेज पर्वत जो है, माउंटेन यहाँ है पूर्वी क्षेत्र में, और इसे राकी पर्वत जो है इधर है। और दक्षिणी, वही देखेंगे आप, दक्षिणी अमेरिका में जो है ये राकीज, और दक्षिणी में जो है एंडीज है। तो ये आपका मैप था। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर चैनल को अभी जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।